नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र सिस्टम में। तो आज हमारा डे है 11। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो ये इस भाग से हर एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन की पहले थ्योरी देखते हैं, थ्योरी के बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी। देखो, सबसे पहले ये संविधान के किस भाग में आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है। तो ये किस भाग में, संविधान संविधान के भाग 4 में। किसमें? भाग भाग 4 में, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो डीपीएसपी की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? प्रेरणा कहाँ दी गई है? तो आयरलैंड से इसकी प्रेरणा ली गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य क्या, अगर पूछे तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये मतलब जो डीपीएसपी है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन चलाने के लिए सरकार के लिए मार्गदर्शक का सिद्धांत है। मतलब डीपीएसपी में जो लिखा है वो न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं करा जा सकते, लेकिन अगर सरकार कुछ कर रही है तो इन डीपीएसपी के दायरे में ही रहकर सारा काम करती है, ठीक है। तो अगला है, अब देखते हैं डीपीएसपी की क्या विशेषताएं हैं। डीपीएसपी की विशेषता है सरकार के लिए दिशा निर्देश का कार्य करती है। डीपीएसपी सरकार के लिए दिशा निर्देश का कार्य करती है। अदालत में इनके आधार पर मुकदमा नहीं जीता जा सकता है, यानी यही हो गया, अदालत में इनके आधार पर मुकदमा नहीं जीता जा सकता, ठीक है। कानून बनाते समय सरकार इन्हें ध्यान में रखती है। कानून बनाते वक्त डीपीएसपी को सरकार में ध्यान में रखते सारा कानून बनाती है। देश में सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने इनका उद्देश्य है। देश में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करने का इनका उद्देश्य है डीपीएसपी का। अगला है, अब देखते हैं आर्टिकल 36 में क्या है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, वही परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 12 में क्या परिभाषा पढ़े थे कि वे सभी संस्थाएं जो सरकार के अंडर कार्य करती हैं, वे सारे आयोग जो, तो लेकिन हाँ ध्यान रखना, बीसीसीआई राज्य की परिभाषा में नहीं आता, ठीक। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन के लिए मौलिक है। 37 क्या कहता है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। 37 क्या कहता है? नो, देखो इसको ट्रिक से याद करो, तो नो 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 लागू, 37 नो लागू। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन के लिए मौलिक है। उसके बाद 38 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। 38 में क्या है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, असमानताओं को कम करना, स्थापित करना एवं असमानताओं को कम करना। क्या है 38? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना और असमानताओं को कम करना। 37 क्या कहता है? देखो 36 क्या कहता है? 36 ये कहता है कि राज्य की परिभाषा जो कि आर्टिकल 12 में है, वही सेम परिभाषा आर्टिकल 36 में भी है। 37 क्या कहता है? डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकते। 37 क्या कहता है? डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकते। डीपीएसपी क्या कहता है कि आर्टिकल 37 क्या कहता है? डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। 38 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। 38 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। आर्टिकल 39 क्या कहता है? राज्य के नीति के कुछ विशेष सिद्धांत। 39 क्या कहता है? राज्य की नीति के कुछ विशेष सिद्धांत। तो सिद्धांत देखते हैं। आर्टिकल 39 से क्या कहता है? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार है। 39A क्या कहता है? देखो ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल मतलब मूल संविधान में थे। जो कैपिटल ए आता है वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, ये मौलिक है। तो 39A क्या कहता है? सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन है, यानी ए फॉर आजीविका। ए फॉर आजीविका याद करने की ट्रिक है, ए फॉर आजीविका, इसकी की बना लो, ए फॉर आजीविका। बी फॉर समुदाय के भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि उनका वितरण जनहित में हो। बी फॉर वितरण, बी फॉर वितरण, बी फॉर वितरण, बी फॉर वितरण। 39B क्या कहता है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि उनका वितरण जनहित में हो, बी फॉर वितरण। 39A क्या कहता है? आजीविका के साधन। 39B क्या कहता है? संविधान के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि उनका वितरण जनहित में हो, ठीक।
अगला है 39C। सी यानी धन और उत्पादन के साधनों का ऐसा केंद्रीकरण ना हो जिसे समाज का अहित हो। धन और उत्पादन का साधनों का ऐसा, सी फॉर केंद्रीकरण, सी फॉर केंद्रीकरण ना हो, सी फॉर केंद्रीकरण ना हो, धन का केंद्रीकरण ना हो, सी फॉर धन का केंद्रीकरण ना हो, धन और उत्पाद के साधनों का ऐसा केंद्रीकरण ना हो जिससे समाज में का अहित हो। 39D क्या कहता है? पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन। डी फॉर समान वर्ग के लिए समान वेतन। 39D क्या कहते हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन। 39D क्या कहते हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन। ई क्या कहता है? पुरुष महिला बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो। 39E क्या कहता है? कि पुरुष महिला और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो तथा आर्थिक मजबूरी के कारण उन्हें उनकी आयु या क्षमता के प्रतिकूल कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। 39E क्या कहता है? कि पुरुष महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक मजबूरी के कारण उन्हें उनकी आयु या क्षमता के प्रतिकूल कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। तो 39F क्या कहता है? बच्चों को स्वास्थ्य, विकास, स्वतंत्र और गरिमा के अवसर एवं सुविधा तथा उन्हें शोषण, नैतिक, भौतिक परित्याग से संरक्षण मिले। 39F क्या कहता है? बच्चों को स्वास्थ्य, विकास, स्वतंत्रता और गरिमा के अवसर एवं सुविधा तथा उन्हें शोषण, नैतिक और भौतिक परित्याग से संरक्षण मिले। अगला अब देखो एक लाइन में देखते हैं एक कीवर्ड के साथ। ये क्या है? कीवर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्जाम में। अब कीवर्ड देखते हैं। ए फॉर आजीविका, बी फॉर संसाधनों का, बी फॉर वितरण, सी फॉर केंद्रीकरण, डी फॉर समान कार्य समान वेतन, डी फॉर डिवाइड, समान कार्य समान वेतन, डी फॉर डिवाइड, समान कार्य समान वेतन, ई फॉर महिलाओं एवं बच्चों का शोषण नहीं, ई हमारे महिला बच्चों का शोषण ना करे, एफ फॉर बच्चों का विकास और संरक्षण, एफ फॉर बच्चों का विकास और संरक्षण, बच्चों का विकास एवं संरक्षण, एफ फॉर बच्चों का विकास एवं संरक्षण। अब अगला है आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 क्या कहता है? काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता अधिकार। आर्टिकल 41 क्या कहता है? काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 36 क्या कहता है? काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता के अनुसार। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? मानवीय कार्य दशाएं, प्रसूति सहायता। आर्टिकल 42 क्या कहता है? मानवीय कार्य दशाएं। 42 मानवीय कार्य दशाएं या प्रसूति सहायता। 41 क्या कहता है? काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अगला है अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए उचित वेतन। आर्टिकल 43 कहता है श्रमिकों के लिए उचित वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर, कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना। 43 क्या कहता है? कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना। 43A क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 43A क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सरकारी समितियों को बढ़ावा देना कैसे, कौन सा संविधान संशोधन है? सरकारी समितियों को बढ़ावा। 43B। 44 क्या है? यूसीसी। हाल ही में यूसीसी किस प्रदेश में लागू हुआ? तो गुजरात में। किसमें? गुजरात में। इसके पहले उत्तराखंड में। उसके सबसे पहले कहाँ? तो गोवा में। आर्टिकल 46 क्या कहता है? SC/ST एक्ट कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा। 46 क्या कहता है? SC/ST एवं कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा। 47 क्या कहता है? पोषण स्तर बढ़ाना, जन स्वास्थ्य सुधार करना, नशीले पदार्थों के सेवन को रोकना। 47 नशीले पदार्थों के सेवन को रोकना। 47 नशीले पदार्थों के सेवन को रोकना। 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन का विकास। 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का विकास, गौवंश संरक्षण। 48A क्या कहता है? पर्यावरण, वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण। 48A क्या कहता है? पर्यावरण, वन्यजीव और वन्यजीव से संरक्षण। 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। आर्टिकल 50 क्या कहता है? न्यायपालिका को
कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। आर्टिकल 48 ये कहता है पर्यावरण वन्य जीव से संरक्षण। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्धारक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्धारक संविधान किसमें? भाग 4। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। भाग 3 में भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 6 में राज्य। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया? डीपीएसपी किस देश से? आयरलैंड। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। डीपीएसपी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? डीपीएसपी किस अनुच्छेद से किस? 12 से 51 तक। 12 से 35 तक क्या है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 39 डी फॉर डिवाइड। डिवाइड मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। डी फॉर डिवाइड याद करने के लिए बता रहा है। डिवाइड मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, डी फॉर डिवाइड। 39 डी फॉर डिवाइड। अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 43 बी क्या कहता है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 46 क्या कहता है? SC ST कमजोर हितों की रक्षा करना। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में। किसमें है? आर्टिकल 40 में। अगला क्वेश्चन, यूसीसी किस अनुच्छेद में है? यूसीसी किसमें है? 44 में। सबसे प्रथम प्रदेश कौन सा था जहां लागू हुआ? तो प्रथम यूके मतलब उत्तराखंड, फिर गुजरात, और सबसे पहले पूछा जाए तो गोवा। सबसे पहले गोवा। पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण किस अनुच्छेद में है? पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण आर्टिकल 48A। अगला है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? न्यायपालिका को 48A में क्या है? पर्यावरण वन्यजीव की रक्षा करना। आर्टिकल 48A में क्या है? पर्यावरण वन्यजीव की रक्षा करना। 49 में क्या है? 49 में क्या है बताओ? क्या है 49? बताओ। देखो, 48 में पर्यावरण वन्यजीव की रक्षा करना, और उसके बाद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की रक्षा करना। इसमें राष्ट्रीय स्मारक। 50 में क्या है? न्यायपालिका को कार्य। अंतर्राष्ट्रीय के लिए कार्य 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए बढ़ावा देने की अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में है। किसमें है? 51 में। अनुच्छेद 39 बी फॉर वितरण, संसाधनों का जनहित में वितरण। बी फॉर वितरण बताया था ना। देखो, जो तुमको कीवर्ड बताया था वो बहुत काम करती है। बी फॉर वितरण। डी फॉर डिवाइड मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। एफ फॉर फोर्स, महिलाओं की कोई फोर्स नहीं दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 39 के अंतर्गत नहीं आता? 39 के अंतर्गत नहीं आता। समान कार्य के लिए समान वेतन 39D में हो जाएगा। धन के केंद्रीकरण किसमें? 39C में। निःशुल्क विधिक सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य विकास की व्यवस्था। तो निःशुल्क विधिक सहायता किसमें है? 39A कैपिटल ए में है ना। इसको पढ़ाया नहीं तो 39 कैपिटल ए में है। किसमें है? 39 कैपिटल ए। बच्चों का विकास व्यवस्था ये 39F में है। तो निःशुल्क विधिक सहायता क्या हो जाएगा? ये 39 कैपिटल ए में है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित? डी फॉर समान कार्य के लिए समान डिवाइड। ए फॉर निःशुल्क विधिक सहायता सही है। 40 नगर पालिकाओं का संगठन, ये तो नहीं है। 50 तो इसमें क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है ये, क्योंकि इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया? कौन सा संविधान जोड़ा गया? 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया, 48A जोड़ा गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी नीति निर्धारक तत्व है? समान नागरिक संहिता है, ग्राम पंचायत का गठन है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है, अंतर्राष्ट्रीय शांति है। तो इसमें क्या है बताओ? गांधीवादी
योजना इसमें कौन सी है बताओ जल्दी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। अब देखते हैं कि मतलब वो गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी मतलब कौन कौन सी आर्टिकल में है। देखो समाजवादी सिद्धांत कौन कौन से आर्टिकल हैं। समाजवादी सिद्धांत आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 से 47। समाजवादी सिद्धांत कौन से हैं, 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 से 47। गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं, 40, 43, 43B, 43B में क्या है, सहकारी समिति, 46, 47, 48। और उत्तर बौद्धिक सिद्धांत कौन सा, उदार बौद्धिक सिद्धांत उदारवादी, 44, 45, 48A, 49, 50, 51। 44, 45, 48 से 49, 50, 51। अगला क्वेश्चन देखो, नीति निषेध तक तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये कथन सही है, सही है। वे देश के शासन के लिए मौलिक माने गए हैं, ये भी कथन सही है। तो एक और दो दोनों सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी नीति निषेध तत्व है, नहीं है, समाजवादी तत्व नहीं है, कौन कौन से नहीं है, तो कौन मतलब जो है। तो इसमें क्या पढ़े थे कि समान विधिक सहायता, देखो कौन सा है इसमें, देखो समाजवादी सिद्धांत कौन से हैं, 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43A, 47। ठीक है, तो इसमें 38, 39 से 39, 40, 47, इसमें क्या होगा, 44। कौन सा हो जाएगा, 44 की कौन सा सिद्धांत है, 44 है उत्तर उदारवादी सिद्धांत। 44 ये कौन सा है, उदारवादी सिद्धांत। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कमजोर वर्ग विशेषकर एससी एसटी और शैक्षणिक आर्थिक हितों की उन्नति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कमजोर वर्ग विशेषकर एससी एसटी और शैक्षिक आर्थिक हितों से उन्नति से संबंधित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 46। कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 46। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नई क्लास जब भी आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और धन्यवाद साथियों। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संघ यानी आर्टिकल 52 से देखते हैं जहाँ तक अगर स्लाइड बन पाएगी, क्योंकि आप लोग देखें आजकल व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग क्लास देख नहीं रहे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद साथियों।